हाँ बच्चों, प्रश्नावली 10 पॉइंट कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद अपनी अगली जो हेडिंग है वो है रेखा का व्यापक समीकरण या मानक जो रूप है। तो देखो, अगर तीन अपने पास वास्तविक संख्याएं, तीन वास्तविक संख्याएं ए, बी तथा सी इस प्रकार हैं कि चरों x तथा y के लिए क्या बने, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 हो तथा a तथा b दोनों एक साथ शून्य ना हो तथा a तथा b दोनों एक साथ शून्य ना हो तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। देखो बेटा, ए, बी और सी तो है वास्तविक संख्याएं और x और y दो चर हैं। इस प्रकार से कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इनमें से a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अगर a भी 0 हो गया और b भी 0 हो गया तो क्या बना, c बराबर 0 बचा अपने पास। अब ये तो जरूरी थोड़ी कि c हमेशा 0 हो, c तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये तो 0 बराबर 0 के लिए सत्य है और यहाँ तो कोई चर मिलेगा ही नहीं। तो अगर इन दोनों में से कम एक अशून्य रहेगा तो या तो x बचेगा या y बचेगा, और जब दोनों ही अशून्य हैं तो x और y मिल जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, दो चरों में रेखिक समीकरण हो जाएगा। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ये सरल रेखा का क्या है बेटा, मानक समीकरण है, व्यापक समीकरण है, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सरल रेखा, ध्यान रखने वाली तो क्या बात है इसमें, जैसे 10.2 अपन ने जितने प्रश्न किए उससे पहले मैं करवाता आ रहा हूँ कि जो भी समीकरण अपन लिख रहे हैं हमेशा किस रूप में लिख रहे हैं, पहले x का पद, फिर y का पद, फिर अचर पद बराबर में 0। तो आपको अभी तक प्रैक्टिस हो भी गई होगी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जो रूप है ये क्या कहलाता है, रेखा का व्यापक समीकरण। अब देखो अपने पास स्थिति किस प्रकार से आएगी यहाँ। एक तो अगर इस रूप में अपने को रेखा का व्यापक समीकरण दे रखा है, वो बेटा तीना नहीं था, तीन ही था, गलती से आगे मात्रा लग गई। तो एक तो अपने को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में रेखा का व्यापक समीकरण दे रखा है, तो डायरेक्ट इसकी ढाल निकालनी आनी चाहिए अपने को। उसके बाद में अगर इस रूप में अपने को कोई समीकरण दे रखा है तो उसको अलग अलग रूपों में कैसे बदलोगे, बोल देगा इसको ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो, आप इसको सिर्फ अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो, लंब रूप में परिवर्तित करो। तो वो कैसे करने वाले हैं वो देखेंगे अभी। तो रेखा का व्यापक समीकरण तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, काम आने वाला है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बस इसी का खेल अब जो भी है। अब अपनी अगली जो हेडिंग है वो इसी हेडिंग की सब हेडिंग है बेटा, इसी के अंदर का पार्ट है। अब इसके विभिन्न रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के विभिन्न रूप। अब आपको बुक में सिर्फ 3 ही रूप दे रखे हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर पहला रूप ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना हो तो ढाल अंतःखंड रूप, अपने को रेखा दे रखी बेटा ax प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0। और इसको ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने के लिए बी 0 नहीं होना चाहिए बेटा। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अभी इसका रीज़न पता चल जाएगा। तो देखो ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है बाई डिफॉल्ट, वैसे तो आपको दो स्थितियां बताई थी इसमें कि जब ढाल दे रखी हो y अंतःखंड दे रखा हो तब तो रेखा का समीकरण क्या होता है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m रेखा की ढाल है, c y अंतःखंड है। और अगर अपने को x अंतःखंड d दे रखा हो तो उस समय रेखा का समीकरण क्या बताया आपको, y बराबर m इंटू में x माइनस डी। लेकिन उस समय मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि बाई डिफॉल्ट जब भी अपन ढाल अंतःखंड रूप का जिक्र करेंगे या कहीं भी ऐसा आ जाए कि ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो, और जब तक अपने को कहा न जाए तब तक अपन बाई डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि बात किसके लिए हो रही है, जिसमें y अंतःखंड दिया, मतलब y बराबर mx प्लस सी रूप के लिए बात हो रही है। तो इसको भी क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस सी रूप में ही परिवर्तित करेंगे। तो y बराबर लेके आना, इसका मतलब y वाला पद एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा बी वाई बराबर माइनस का ए एक्स माइनस का सी। अब b का भाग दे दो तो y बराबर क्या आएगा, माइनस ए बटा बी इंटू में x प्लस, और ये हो जाएगा माइनस सी बटा बी का भाग दे दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा b 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार बता दिया है मैथ में कभी भी हर में 0 नहीं आ सकता। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अगर यहाँ पे b 0 होता तो आप 0 का भाग दे ही नहीं सकते थे। इसलिए इस रेखा में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में इसको आप ढाल अंतःखंड रूप में तभी परिवर्तित कर सकते हो जब अपने पास में y का गुणांक क्या हो, अशून्य हो। तो ये क्या हो गया, जो कि y बराबर mx प्लस सी, यहाँ पे ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, दिखने में एक जैसा दिख रहा है लेकिन शुरुआत में लिखा था तो समझ जाना, जब ये कैपिटल में लिखे हुए तो कैपिटल में है। y बराबर mx प्लस सी रूप में है। अब जब तुलना करोगे तो यहाँ m तो कितना आ गया, माइनस ए बटा बी, और c कितना आ गया, माइनस में, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, माइनस में c बटा बी। अर्थात जो रेखा की ढाल मिली है अपने को, ढाल m बराबर माइनस ए बटा बी, तो क्या हो गया, ये माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक, और यहाँ पे c क्या है, y अंतःखंड है। तो y अंतःखंड को तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस सी बटा बी, और चाहो तो ऐसे लिख दो, माइनस अचर पद बट्टे में b क्या है यहाँ पे, y का गुणांक। ये देखो बेटा अपने बार बार काम में आएगा, इसको रट्टी लेना। क्या है कि जब अपने को रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में दे रखी हो तो इस रेखा की ढाल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। कैसे, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 2x प्लस 3y प्लस में 5 बराबर 0, ये सरल रेखा है, इसकी ढाल बताओ क्या आएगी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस फिर x का गुणांक बट्टे में y का गुणांक। तो ये डायरेक्ट ही निकाल लेंगे अपने को, ये याद होना चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में रेखा का समीकरण दे रखा है तो उसकी ढाल कैसे निकालेंगे, m बराबर माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। फिर से बोल रहा हूँ, माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। दिमाग में बिठा लेना बेटा, इसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। आपको शुरुआत में 1-2 प्रश्नों में बताया था, y अंतःखंड निकालने के लिए क्या करो, समीकरण में x की जगह 0 रख दिया करो, और x अंतःखंड निकालने के लिए क्या करो, y की जगह 0। जब x अंतःखंड निकालना तो y की जगह 0 रखेंगे, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 बटा 2, मतलब x अंतःखंड कितना आ जाएगा, माइनस 5 बटा 2। अगर इसमें y अंतःखंड निकालना है तो x को 0 बना दो, तो 3y प्लस 5 बराबर 0, तो 3y बराबर माइनस 5, y बराबर माइनस 5 बटा 3, ये y अंतःखंड हो जाएगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट याद रख लेना, माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक, बार बार काम में आएगा।
तो ये हो गया बेटा किसी भी सरल रेखा को ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना। कौन सी सरल रेखा? जो इस रूप में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसे इसको बोल दिया अपने को, ये रेखा है, इसको ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो तो कैसे करोगे? 3y बराबर हो जाएगा -2x -5 और 3 का भाग देंगे तो y बराबर माइनस में 2/3x और प्लस में -5/3, जो कि किस रूप में है? y बराबर mx प्लस c रूप में। तो m हो जाएगा -2/3 और y अंतःखंड c हो जाएगा -5/3। तो ये पहला काम हो गया। अभी कर क्या रहे हैं अपन? सबसे पहले अपन ने मानक रूप देख लिया, व्यापक रूप। अब इसको अलग अलग रूपों में परिवर्तित करके देख रहे हैं, तो अभी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें फिलहाल याद क्या रखना है कि अगर इस रूप में अपने को कोई रेखा दे रखी है तो उसकी ढाल कैसे निकालोगे? माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। हाँ बच्चों, अब दूसरा रूप देखो। इसमें अब सिर्फ अपन अंतःखंड रूप की बात करेंगे कि अगर इसको सिर्फ अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना, मतलब x/a प्लस y/b बराबर 1 के रूप में, तो क्या करोगे? ए पार्ट हो गया, b अंतःखंड रूप। पहले अंतःखंड रूप में परिवर्तित करेंगे और जो प्रतीक काम में लेते हैं अंतःखंड रूप में उनके मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रूप दे रखा है। अंतःखंड रूप अपना ये होता है बेटा, x/a प्लस y/b बराबर 1। तो पहली बात तो अचर पद 1 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, c के अलावा बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो। तो ax बन जाएगा माइनस का ax, by बन जाएगा माइनस by, बराबर में रह जाएगा c। अचर पद अपने को क्या चाहिए मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए? कौन सा मानक रूप? अंतःखंड रूप 1। अब अचर पद है क्या है? c। तो इस c को a कैसे बना सकता हूँ? इस समीकरण को c से भाग देकर। तो बेटा ये बन गया माइनस में ax बट्टे c और माइनस में by बट्टे c बराबर 1। अब ये काम तो हो गया। अब इसको मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए x का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिख रहा हूँ x बट्टे में माइनस c बटा a, फिर प्लस y/में माइनस c बटा b बराबर 1। अब देखो इसको हल करके यही आएगा वापस। तब ये किस रूप में हो गया? x/में में कुछ प्लस y/में में कुछ बराबर 1, मतलब इस रूप में हो गया, जो कि x/a प्लस y/b बराबर 1 रूप में है। लो साहब, परिवर्तित हो गया अंतःखंड रूप में। और जब इनकी तुलना करोगे तो यहाँ स्मॉल a तो क्या बन जाएगा? माइनस c बटा a, तथा स्मॉल b क्या बन जाएगा? माइनस c बटा b। मतलब अगर इसको लैंग्वेज के रूप में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? x अंतःखंड कितना आ जाएगा? माइनस में अचर पद बट्टे में x का गुणांक, और y अंतःखंड कितना आ जाएगा? माइनस में अचर पद बट्टे में y का गुणांक। लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? या तो आप परिवर्तित कर लेना, और डायरेक्ट ही आपको निकालना है तो बताया अभी आपको, x अंतःखंड के लिए क्या करो? y की जगह 0 रखो। तो ax प्लस c बराबर 0, तो ax बराबर माइनस c, x बराबर माइनस c बटा a, यही तो आ रहा है। अगर y अंतःखंड निकालना तो क्या करो? x की जगह 0 रखो। तो by प्लस c बराबर 0, तो by बराबर माइनस c, y बराबर माइनस c बटे b, यही तो आ रहा है यहाँ पे y अंतःखंड। तो ये क्या हो गया? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रूप में जो अपने को सरल रेखा का समीकरण दे रखा है उसको अपन ने अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर दिया। इसमें भी दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा आराम से। अब देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस समीकरण को लंब रूप में कैसे परिवर्तित करोगे? इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और पहली बार में तो गलत कर ही देते हैं। तो पहले तो जो प्रॉपर प्रोसेस है वो बताऊंगा, और उसके बाद अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे।
देखो बच्चों, अगला दे रखा है आपका लंब रूप C, लंब रूप। देखो दिया गया समीकरण क्या है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। लंब रूप में समीकरण क्या होता है रेखा का, लंब रूप में समीकरण ये होता है बेटा x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p। अब अपने को ये जो रेखा है इसको इस रूप में लिखना है, मतलब x कोस में ऐसा कोई कोण लिखूं जिससे ये वाला पद बन जाए, प्लस y साइन में जो यहाँ अल्फा रहा वही यहाँ अल्फा आना चाहिए कोण, और बराबर में p। और p क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है क्या यहाँ पे कि रेखा 1 व 2 एक ही रूप को निरूपित करते हैं, एक ही रूप को निरूपित करेंगे यदि, कब करेंगे, जब इनके जो गुणांक हैं वो समानुपात में लेंगे अपन। मतलब a अपॉन में कोस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, b अपॉन में साइन अल्फा के, और ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस सी अपॉन में p। तो यहाँ से a अपॉन कोस अल्फा कितना आएगा, माइनस सी बट्टे p, और b अपॉन में साइन अल्फा कितना आएगा, माइनस सी अपॉन में p। तो अगर मैं यहाँ से कोस अल्फा और साइन अल्फा के मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा बराबर, देखो ये भाग में है तो ये तो गुणा में आ जाएगा इधर, और ये p भाग में गुणा में, और ये गुणा में भाग में चला जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में AP बट्टे C, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस में BP बट्टे C। अब अपने को पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हमेशा एक होता है, तो चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो दिस इम्प्लाइज इनके वर्गों का योग कर दो, तो a स्क्वायर p स्क्वायर बट्टे c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर बट्टे c स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से p स्क्वायर ले लो बेटा कॉमन, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे c स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से p स्क्वायर कितना आ जाएगा, यह आएगा c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज अगर सिर्फ p निकालना हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट लेंगे तो ऊपर तो c और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आ गई। अब कोई कहेगा सर अभी आपने बताया था कि यहाँ पे तो लंबाई हमेशा धनात्मक लेते हैं, तो प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लिया अपन ने, फिर तो प्लस का ही ले लेना चाहिए था। अरे बेटा अपने को क्या पता है यहाँ पे जो c है, जो इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा है बेटा, तो इसमें जैसे मान लो कि मैंने 2x प्लस 3y प्लस 4 लिख दिया, तो c कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे c 4 रखते ही प्लस वाले चिन्ह से काम हो जाएगा, p धनात्मक आएगा। लेकिन अगर मान लो जैसे समीकरण इस रूप में आ गई 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे c कितना है, माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का है ये 4, अपने को बनाना धनात्मक है, तो इस समय प्लस थोड़ी लेंगे, क्योंकि प्लस लेते तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया है। दिमाग में बिठा लेना यहाँ पे कि प्लस या माइनस लेना है। चिन्ह का चुनाव अपन इस प्रकार से करते हैं कि p का मान क्या रहे, सदैव धनात्मक रहे। p का मान यहाँ रख दो, तो p का मान रखते ही कोस अल्फा तो क्या हो जाएगा,
माइनस ए बट्टा सी गुणा पी, पी की जगह ये रखेंगे तो सी से सी चला जाएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस ए बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या आ जाएगा, पी की जगह अपन ये रखेंगे प्लस माइनस सी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सी से सी गया तो ऊपर बच जाएगा बी, तो यहाँ पे क्या हो गया ये प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या करो, कोस अल्फा की जगह तो इस समीकरण में क्या रख दो ये, तो समीकरण 2 से जो समीकरण अपनी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेटा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स फिर प्लस वाई साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह आ गया प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर पी, और पी की जगह क्या आ गया प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें स्टार पॉइंट क्या है, चिन्ह इस प्रकार से लें कि P सदैव धनात्मक हो। अब ये तो हो गई कन्फ्यूजन वाली, लंबा चौड़ा ज्ञान हो गया कि वास्तव में आया कैसे। अब सीधे सीधे शब्दों में समझो क्या करना है अपने को। यहाँ पे अपने को ये समीकरण दे रखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि मैंने ले लिया जैसे अंडर रूट 3x प्लस वाई बराबर में 2, ये मैंने रेखा का समीकरण ले लिया और मेरे को करना क्या है, इसको इस प्रकार से परिवर्तित करो कि ये लंब रूप में आ जाए। तो लंब रूप में जब इसको परिवर्तित करूँगा बेटा ये आएगा x कोस 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री बराबर में 1। देखो कोस 30 डिग्री की जगह अंडर रूट 3/2 रखेंगे, इसकी जगह 1/2 2 लघुत्तम लेंगे तो वापस ये बन गया। तो ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, चलो प्लस 2 को इधर लेके -2 बना दो। तो ये समीकरण तो किस रूप में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में, और ये x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p मतलब लंब रूप में। तो अपने को इसको इसमें परिवर्तित कैसे करोगे, उसका तरीका देखो बेटा फटाफट। ये फाइनल समीकरण अपना ये बना है, तो क्या करना है, इस पूरे समीकरण देखो ax की जगह ax है, by की जगह by है, और ये c इधर लेके आ गए तो प्लस माइनस लगा हो तो उसमें से प्लस माइनस का निर्धारण किस प्रकार से करना है कि p सदैव धनात्मक हो। तो सीधा सा काम क्या है, 2 स्टेप ध्यान में रखो आप। तो शुरुआती दौर पे पहला क्या है, इस अचर पद को इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि धनात्मक बन जाए। तो धनात्मक अचर पद एक तरफ और बाकी सारे दूसरी तरफ। तो जैसे -2 है, -2 इधर आए क्या बन जाएगा प्लस का 2, पहला काम हो गया अचर पद धनात्मक। दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से देखो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दिया हुआ हर जगह, मतलब अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस में y के गुणांक का वर्ग का भाग देना। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ए तो यहाँ x का गुणांक है, b y का गुणांक, तो अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस में y के गुणांक का वर्ग। तो जैसे ये समीकरण है, तो अंडर रूट में x का गुणांक कितना, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, y का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1, तो अंडर रूट में 3 + 1 4 मतलब 2। तो पूरी समीकरण में क्या करोगे, 2 का भाग दे दोगे। जैसे इसको उदाहरण से समझा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 3/2x प्लस 1/2y बराबर 1। अब अपने को इस रूप में लिखना है, तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो यहाँ से ये तो डायरेक्ट p बन गया। अब कोस अल्फा आ गया अंडर रूट 3/2, साइन अल्फा आ गया 1/2। तो अब यहाँ पे अल्फा का मान इस प्रकार से निर्धारित करो कि कोस अल्फा तो ये बन जाए, साइन अल्फा ये बन जाए। अपने को पता है 30 डिग्री रखते ही ये कोस अल्फा 30 डिग्री ये होता है, साइन 30 डिग्री ये होता है, तो बन गया अपना किस रूप में, लंब रूप में। तो क्या करना है, दोबारा सुन लो अच्छे से। अगर अपने को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में कोई समीकरण दे रखा है, इसको लंब रूप में परिवर्तित करना है बेटा, तो जो अचर पद c है उसको धनात्मक रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। फिर पूरी समीकरण में क्या करो, अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक के वर्ग का भाग दे दो,
और फिर इसकी तुलना x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p से कर लो, तो बराबर में जो आ गया वो तो p, x का गुणांक कोस अल्फा, y का गुणांक साइन अल्फा। फिर कोस अल्फा साइन अल्फा से अल्फा का मान इस प्रकार से निर्धारित करो जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे। दोनों समीकरणों से मतलब जैसे यहाँ पे कोस अल्फा आ गया √3/2, साइन अल्फा आ गया 1/2, तो अल्फा का मान ऐसा क्या रखें जिससे दोनों ये, क्योंकि यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा ही लेना है, तो दोनों मान जो अपने को चाहिए वही मिलना चाहिए। तो ये क्या कर दिया अपन ने, इस जो रेखा का व्यापक समीकरण था ax + by + c = 0, इसको अलग अलग रूपों में परिवर्तित करके देख लिया। तो अब सबसे पहले अपन ने अभी जो 3 प्रकार के रूप देखे हैं, इसको क्या क्या किया अपन ने, ढाल अंतःखंड रूप में y = mx + c में, वहाँ पे आपको ढाल निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या बताया, माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। उसके बाद में सिर्फ अंतःखंड रूप में x/a + y/b = 1 रूप में, और तीसरा कौन सा है, लंब रूप में परिवर्तित करना है, यह आपको बता दिया गया है। अब अपन इनसे संबंधित उदाहरण करेंगे बेटा। हाँ बच्चों, अब उदाहरण 13 देखिए। एक रेखा का समीकरण, एक रेखा का समीकरण 3x - 4y + 10 = 0 है। इसका एक ढाल और दूसरा क्या दे रखा है, x और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। x और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, वैसे तो अपन अगर x अंतःखंड और y अंतःखंड ज्ञात करना चाहें तो डायरेक्ट ही देख सकते हो आप। देखो ढाल तो क्या हो जाएगी, माइनस में x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक 3 बट्टे में y का गुणांक -4, तो -3 बट्टे -4, तो 3/4 इस सरल रेखा का क्या आ जाएगा, ढाल आ जाएगा। दूसरा क्या बोला है, x अंतःखंड y अंतःखंड, तो x अंतःखंड ज्ञात करने के लिए y की जगह 0 रखो, तो 3x + 10 = 0, 3x = -10, x = -10/3, और y अंतःखंड ज्ञात करने के लिए x की जगह 0 रखो, तो -4y + 10 = 0, तो 4y = 10, तो y = 10/4 मतलब 5/2 इसका y अंतःखंड आ जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट करने की बजाय अपने को क्या एक प्रॉपर वे से करना होगा बेटा। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा कि वास्तव में आया कैसे। तो इसके लिए तो मैं क्या करूँगा, रेखा को ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करूँगा, और ये ज्ञात करने के लिए रेखा को अपने को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। उत्तर दिया गया समीकरण क्या है, 3x - 4y + 10 = 0। अब पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से प्लस का 4y बराबर कितना आ जाएगा, 3x + 10, और y बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/4x
प्लस में 10/4, जिसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अपने को तो सिर्फ इसमें ढाल से मतलब है। तो जो कि y बराबर mx प्लस c रूप में है, तो यहाँ m बराबर कितना आ जाएगा 3/4। अतः रेखा की ढाल, कौन सी रेखा, दी गई रेखा, लिखना चाहो लिख सकते हो, अतः दी गई रेखा की ढाल कितनी है 3/4 है। ये पहला काम हो गया। दूसरा, अंतःखंड ज्ञात करने के लिए इसको अंतःखंड रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे देखो, चूंकि 3x - 4y + 10 = 0, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 3x - 4y बराबर -10, -10 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3x बट्टे में -10 और माइनस में 4y बट्टे में -10 बराबर 1। तो इसी को आगे व्यवस्थित करके लिखेंगे तो x बट्टे में क्या हो जाएगा ये -10/3, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और y बट्टे में क्या हो गया 10/4 बराबर 1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज x बट्टे में -10/3 प्लस y बट्टे में ये 2 से कट रहा है तो बन जाएगा 5/2 बराबर 1, जो कि x/a प्लस y/b बराबर 1 रूप में है। यहाँ x अंतःखंड a कितना हो जाएगा -10/3 तथा y अंतःखंड b कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5/2। यही याद करना था अपने को, x और y अंतःखंड। तो ये उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। तो इसमें उदाहरण में अपन ने किया क्या बेटा, रेखा का जो समीकरण दे रखा था मानक रूप में या व्यापक रूप में ax + by + c = 0 को क्या किया है, एक तो ढाल अंतःखंड y बराबर mx + c रूप में परिवर्तित किया है, और दूसरा सिर्फ अंतःखंड रूप x/a + y/b बराबर 1 रूप में परिवर्तित किया है। अगला उदाहरण देखिए बेटा, उदाहरण नंबर 14। क्या उदाहरण 14, समीकरण √3x + y - 8 बराबर 0 को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। रूपांतरित कीजिए और p तथा अल्फा के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा के मान ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों कर लेते हैं इसको।
रेखा का समीकरण क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है अपने को √3x + y - 8 बराबर 0। अब ax + by + c बराबर 0 रूप में अपने को रेखा का समीकरण दे रखा है। उसको लंब रूप में परिवर्तित करने के लिए मैंने आपको 2 स्टेप बताई थी शुरुआती दौर पे। सबसे पहले तो क्या करना है, अचर पद को धनात्मक रखना है, बाकी सारे दूसरी तरफ। तो अचर पद -8 है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा। अगर ये +8 होता तो x और y के पद को भेज देते। तो पहली स्टेप तो √3x + y बराबर 8 अचर पद को धनात्मक बना दिया। दूसरी स्टेप में क्या बताया था कि इस पूरी समीकरण को अंडर में x के गुणांक का वर्ग + y के गुणांक के वर्ग से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको एक नाम दे देता हूँ, रेखा 1 में अंडर रूट में कितना, √3 का वर्ग + 1 का वर्ग, तो 3 + 1 4 का √2 का भाग देने पर, तो भाग दे दो बेटा, √3/2x + 1/2y बराबर 8/2, कितना हो जाएगा 4। इतना करते ही ये रेखा किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p। तो रेखा 2 की तुलना x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p से करने पर, करो बेटा, तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा तो आ गया √3/2 कोमा, साइन अल्फा आ गया 1/2 और p आ गया 4। तो p का काम तो यहीं पे हो गया, तो इसको बॉक्स में पैक कर दो कि ये तो तैयार है। अब यहाँ से तुलना करके क्या करो, अल्फा का मान निकालो। अब ये तो दोनों धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे दोनों धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश ऐसा है ना जिसमें साइन और कोस एक साथ धनात्मक मिल सकता है, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसको किस रूप में लिख देंगे, अतः दी गई रेखा का लंब रूप क्या हो जाएगा, x cos अल्फा, अल्फा की जगह कितना लिखोगे 30 डिग्री, प्लस y साइन अल्फा, अल्फा की जगह 30 डिग्री बराबर में 4। तो ये दी गई रेखा का लंब रूप ये है बेटा। अब ये कैसे है, ये दोनों एक ही बात है, देखो परिवर्तित करके देख लो। कोस 30 डिग्री की जगह रखेंगे √3/2, साइन 30 रखेंगे 1/2, 2 से गुणा करते क्या बन जाएगा, √3x + y बराबर 4 दूनी 8। ये बन गया कि नहीं बन गया, और +8 इधर जाके -8, मतलब ये और ये समीकरण एक ही है। ये ax + by + c बराबर 0 रूप में है, और ये x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p रूप में है। तो लंब रूप में रूपांतरित भी कर दिया। यहाँ अल्फा कितना मिला है 30 डिग्री, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी बेटा 4 इकाई है। तो उदाहरण नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया है। अगला उदाहरण देखिए बेटा, उदाहरण 15। क्या है उदाहरण 15,
वाई माइनस अंडर रूट 3x -5 बराबर 0 और अंडर रूट 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाओं के मध्य बेटा कोण कैसे ज्ञात करते हैं? अपने पास सूत्र होता है टेन थीटा बराबर मोड में मापांक में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यहाँ m1 क्या है? पहली रेखा की प्रवणता, m2 क्या है? दूसरी रेखा की प्रवणता। अब यहाँ ये प्रश्न देने का क्या मतलब है इनका? यहाँ प्रश्न बेटा इसलिए दिया है कि इसको y बराबर mx प्लस सी रूप में परिवर्तित करके m का मान निकाल लें, या ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 रूप में क्या करें? m का मान डायरेक्ट कैसे निकालें? माइनस में x का गुणांक बटे y के गुणांक से। तो क्या हो जाएगा? दोनों रेखा की प्रवणता आ जाएंगे m1 m2, फिर टेन थीटा वाला सूत्र लगा देंगे। प्रश्नानुसार दी गई रेखाएं क्या है? L1 लाइन फर्स्ट y माइनस अंडर रूट 3x माइनस 5 बराबर 0 और L2 मतलब लाइन सेकंड, रेखा सेकंड अंडर रूट 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0। L1 की प्रवणता m1 कितनी हो जाएगी? माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक बराबर, तो माइनस x का गुणांक कितना बेटा? माइनस अंडर रूट 3 बट्टे y का गुणांक कितना? 1, तो ये हो गई प्लस में अंडर रूट 3। L2 की प्रवणता m2 क्या हो जाएगी? माइनस में x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, तो क्या हो गई? माइनस में x का गुणांक कितना बेटा? -1 बट्टे में y का गुणांक कितना? अंडर रूट 3, तो 1 बटा अंडर रूट 3। माना दी गई रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा है, अतः टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? मोड में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा कितना हो जाएगा? मोड में m1 कितना है? अंडर रूट 3 माइनस m2 कितना है? 1 बटा अंडर रूट 3 बट्टे में 1 प्लस m1 m2, तो अंडर रूट 3 गुणा में 1 बटा अंडर रूट 3। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो गया बेटा? टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 अगर लघुत्तम लोगे तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो 3 माइनस 1, और नीचे अंडर रूट 3 ऐसे में सोचना इसको काट देंगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा, तो फिर इस अंडर रूट 3 को आपको बचा के रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर दोनों जगह समान एलसीएम ले रहे हो तो अंडर रूट 3 को हटा दो, तो नीचे क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 में से गया तो 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3,
2 से 2 भी गया बेटा, तो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा हो गया 1/√3, और इसको लिख सकता हूँ मैं टेन 30 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अतः दोनों रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है तथा अधिक कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो न्यून कोण बेटा वो तो हो जाएगा 30 डिग्री, और अधिक कोण कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये अपना उदाहरण 15 भी कंप्लीट हो गया।